नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मैं रीट को लेकर पॉलिटिकल साइंस के जो अपने चैप्टर है इसके अंदर उसके नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। और इसके मैंने अब तक 2 वीडियो अपलोड किया है। उसके अंदर मैंने प्रस्तावना से लेकर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तक यहाँ तक पूरा करवा दिया है। नोट्स मेरा यहाँ पर अवेलेबल यूट्यूब पर है और उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप वहाँ से उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है मित्रों, आज मैं अगला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पर मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य के बाद में हम देखेंगे थोड़ा सा राष्ट्रपति में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यदि हमने राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। और वीडियो को आगे पढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, जिससे कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ में शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। और हमारा ये होगा आज का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान के भाग नहीं थे, यानी कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। उस समय पर यह आवश्यकता महसूस नहीं की गई कि हमको संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़ना है, क्योंकि हमने संविधान में मौलिक अधिकार दिए थे। तो उसी समय पर यह माना गया कि जिस व्यक्ति को अधिकार चाहिए वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन भी करेगा। लेकिन समय के साथ में ऐसी मांग हुई कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य भी शामिल कर दिए गए। ठीक है, मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर ध्यान में रखना है, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। भाग 4 के अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक, या फिर 51 का भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सरदार सरवण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य कितने जोड़ने का सुझाव दिया था। तो इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन फिर बाद में अंतिम रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में संविधान के अंदर 11 मूल कर्तव्य है। 11 मूल कर्तव्य कौन सा है? 11 मूल कर्तव्य है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो बालक है, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, जो कि 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसके साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 42 संविधान संशोधन 1976 लागू कब हुआ था। तो ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। ध्यान में रखना है, 42 संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये संविधान वाला जो मेरे पास बुक रखी हुई थी उसी में से मैंने ये पीडीएफ तैयार की है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि मूल कर्तव्य सीरियल से हमको कहीं पर भी सही ढंग से पढ़ने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मूल कर्तव्य पूरे देखते हैं। पहला मूल कर्तव्य हमारा संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला मूल कर्तव्य हमारा इसमें संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, दूसरा इसमें हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बनाए रखे, उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हो, इसका हम ध्यान रखें, ये हमारा कर्तव्य है। चौथा, इसमें देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जैसे कि अभी कोरोना महामारी चल रही है और इस दौरान हमको सरकार यदि कहती है कि आपको आकर यहाँ पर व्यवस्था बनानी है, सेवा करनी है, लोगों को समझाना है,
तो उसके लिए हमको तैयार रहना होगा और आह्वान किए जाने पर हमको राष्ट्र की सेवा करनी होगी। अगला इसमें है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो किसी के बीच में, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना विचारधाराओं के आधार पर। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि हम हमेशा ऊपर की ओर बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी नॉलेज बढ़े, हमारी जानकारी बढ़े, हम हमेशा विकास की ओर बढ़ते रहे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान अवश्य करें। तो ये हमारे मूल कर्तव्य हो गए और ये मैंने संविधान वाला ही पार्ट जो था उसमें से ये उठाया बुक में से। ठीक है, इसमें आप कोई संशय ना करें। जो भी यहाँ पर मूल कर्तव्य मैंने आपके सामने पढ़े हैं बिल्कुल इसी प्रकार से सीरीज वाइज लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर जो करके हम करना चाहिए पूरे सीरियल से इसी प्रकार से, और सीरियल से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है इसमें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद है वो मैंने यहाँ पर तैयार किया है। पहले हम उन अनुच्छेदों को देखेंगे और उसके बाद में ही हम राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों संबंधित मैंने यहाँ पर अनुच्छेद शामिल किया है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कर सकेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताता है कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, कौन नहीं होंगे, इसकी व्यवस्था करता है अनुच्छेद 54। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताता है किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यह अनुच्छेद 56 में दिया गया है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचन की योग्यता का प्रावधान करता है, यानी कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 57 में। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 और सिस्टम में है राष्ट्रपति पद की शपथ। ध्यान में रखना है, अनुसूचियों में मंत्रियों की शपथ वगैरह दे रखी है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूचित 3 में ना होकर अनुच्छेद 60 के अंदर दी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये अनुच्छेद 61 में। 62 राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने हेतु निर्वाचन करवाने की अवधि और रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इस बात का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 65 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने का समय और आकस्मिक रिक्ति को
भरने हेतु निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। 69 उपराष्ट्रपति पद की शपथ। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। इस बात का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी मामले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट सुनता है। कैसे सुनता है ये हम आगे देखेंगे विस्तार से। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ या फिर हमको न्यायिक शक्तियाँ भी कह सकते हैं। और 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अब यहाँ से हम विस्तार से एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे जो जैसा भी आता है सीरियल से पढ़ने में। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिर्फ अनुच्छेद 52 में यही लाइन लिखी हुई है, इसके अलावा संविधान में अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा आता है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो संविधान में राष्ट्रपति पद की 3 योग्यताएं दे रखी है। कौन कौन सी है। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और लाभ के पद पर ना हो। इनमें से भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये योग्यता अनुच्छेद 58 क्लोज 1 में है। और लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यता अनुच्छेद 58 क्लोज 2 के अंदर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो यदि ऐसा लिखा हुआ हमको कहीं मिलता है तो वो गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो, यानी कि जो विदेशी व्यक्ति है वो भी आकर भारत में रहता है और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका भी राइट है कि वो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके या फिर लड़े, उसको कोई नहीं रोक सकता। मूल रूप से भारत का नागरिक हो ये गलत होगा, ध्यान में रखना। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, आपके पद का अर्थ यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया ऐसा पद जिससे आपको कोई सरकारी सेवाएं प्राप्त होती हो, सरकारी वेतन प्राप्त होता हो, सरकारी आवास सुख सुविधाएं भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हो, उस पद से तो उस पद को हम लाभ का पद मानेंगे। हालांकि हमारे संविधान में लाभ के पद को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जिस पद पर रहने से हमको सरकारी सुख सुविधाएं मिलती है, सरकार से वेतन प्राप्त होता है, किसी प्रकार की कोई सरकारी शक्ति प्राप्त होती है तो वो पद लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है, अब नोट करके ध्यान में रखना है यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री का पद, चाहे से वो राज्य सरकार के अधीन हो चाहे से वो केंद्र सरकार के अधीन हो, ये तीनों चारों पद लाभ के पद पर नहीं आएंगे। यानी कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री है तो उसको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा नहीं देना होता है, वो अपने इन पद पर बने रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है, यानी कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, इस बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 54। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सभी राज्यों में विधानसभाएं नहीं है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। मूल रूप से ये भाग नहीं लेते थे दिल्ली और पुडुचेरी वाले, लेकिन बाद में 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको राष्ट्रपति चुनाव में शामिल कर लिया गया। और ये जो 70वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब से हुआ था? 1995 से। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया था 1997 में। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? केटी शाह का। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। दो प्रकार चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं जिसमें जनता स्वयं भाग लेती हो, और अप्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उस चुनाव में भाग लेते हो, उस चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में भी जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, अपितु जनता के चुने हुए
मेंबर एमएलएज और एमपीज ही भाग लेते हैं, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधि कौन सी है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें एकल संक्रमणीय का मीनिंग क्या होता है, वोट वरीयता क्रम में देना होता है। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटर है, जो मतदाता है, जो निर्वाचक है, उसको वरीयता क्रम में वोट देना होता है। ये हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा मत अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्रथम वरीयता वोट देना ही होता है। अन्य वरीयता क्रम का वोट दो या नहीं दो चलेगा, लेकिन आपको प्रथम वरीयता का वोट डालना ही पड़ेगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ क्या होता है, जीतने के लिए उम्मीदवार को निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करना ही होता है। किसके अनुसार, तय कोटे के अनुसार। ये कोटा हम कैसे तय करेंगे, तो कुल वैध मत कितने हैं उसमें 2 का भाग देंगे और +1 कर देंगे। जैसे कुल वैध मत है 1000, 2 का भाग दिया, आया कितना 500, 500 में +1 किया तो कितना हो गया 501। यहाँ पर 51% आपको गलत, आपने यदि कर दिया तो गलत हो जाएगा। 50 + 1 या फिर ये जो 1 आ रहा है इसको हमको अलग से जोड़ना ही पड़ेगा, 500 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये उम्मीदवार है और ये वोटर है। उम्मीदवार है यहाँ पर A, B, C और D। अब यहाँ पर आपको वरीयता क्रम में वोट डालनी है। जैसे A को आपने फर्स्ट नंबर पे डाल दिया, B को आपने सेकंड पे डाल दिया और C को आपने थर्ड पे, D को फोर्थ पे। ये आपका वरीयता क्रम हो गया। ये चारों उम्मीदवार है और इनको आपने वरीयता क्रम में वोट दे दिया, इसको 2 पे, इसको 3 पे और इसको 4 पे। ये इसका वरीयता क्रम हो गया आपका। एक व्यक्ति का वोट ये यहाँ पर ऐसा हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर जो वोट डालते हो राष्ट्रपति चुनाव में, वो आप रोमन संख्या में या फिर गणितीय अंकों में डाल सकते हो। यदि आपने प्रथम और द्वितीय इस प्रकार से लिख दिया तो फिर आपका वोट कैंसिल माना जाएगा। आप वोट जो डालना होता है वो आप या तो रोमन संख्या में नंबर डालो या फिर गणितीय अंकों में उसको जो वरीयता क्रम दे रहे हो वो डालो। यदि आपने हिंदी में लिख दिया प्रथम और द्वितीय तो आपका वोट कैंसिल माना जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन में नोटा विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, नोटा का प्रयोग होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि नोटा का प्रयोग वहीं पर होता है जहाँ पर जनता चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हो, वहीं पर नोटा का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं। तो राष्ट्रपति चुनाव में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, इसी कारण से राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। यानी कि कांग्रेस का कोई सदस्य बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी का कोई कांग्रेस में शामिल हो गया, तो वो दल बदल कानून राष्ट्रपति चुनाव के समय लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव करवाता कौन है, तो राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 324 के अनुसार कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, बारी बारी से करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव। इसके अलावा आपको 15,000 रुपये की जमानत राशि भी आरबीआई में जमा करवानी होती है, जो कि यदि हमने कुल वैध मतों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं किया तो फिर वो राशि आरबीआई में जब्त हो जाती है। जो भी उम्मीदवार आवेदन पत्र भर रहा है उसके आवेदन पत्रों के साथ में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने अनिवार्य है। कुल मिलाकर 100 सदस्य होना चाहिए और ये 100 सदस्य अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति प्रस्तावक बन गया और वही व्यक्ति अनुमोदक भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो प्रस्तावक बन चुका है वो अनुमोदक नहीं बनेगा और जो अनुमोदक बन चुका है वो प्रस्तावक नहीं बनेगा। ध्यान में रखना, पूरे 100 मेंबर यहाँ पर होने चाहिए। और ये 100 मेंबर होंगे कहाँ से, ये 100 मेंबर भी निर्वाचक मंडल के सदस्य ही होंगे, बाहरी कोई सदस्य नहीं होगा। निर्वाचक मंडल के सदस्य ही प्रस्तावक और अनुमोदक बनेंगे। और एक उम्मीदवार कम से कम 4 फॉर्म भर सकता है, ताकि एक फॉर्म में कुछ मिस्टेक रह जाए तो उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। राष्ट्रपति चुनाव में व्हीप लागू नहीं होता है। व्हीप क्या होता है, व्हीप होता है पार्टी का एक आदेश होता है जिसके अनुसार उस पार्टी के मेंबर को वोट करना होता है।
जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा के चुनाव में पार्टी अपना व्हिप जारी करती है और उस व्हिप के अनुसार ही उस वोटर को वोट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव में एक एमएलए का मत का मूल्य निकालते हैं। एक एमएलए का मत का मूल्य निकालते हैं और निकालते कैसे हैं, तो राज्य की कुल जनसंख्या में हम उस राज्य की विधानसभा में जिस राज्य के एमएलए का वोट निकाल रहे हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या का भाग देंगे और गुणा करके 1/1000 कर देंगे। ठीक है, ये जो जनसंख्या ली जाएगी वो 1971 के आधार पर है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ये जो 1971 का आधार वर्ष यहाँ पर हमने मान रखा है उसको सन 2000 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद में फिर से 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि 2026 तक यहाँ पर हम एमएलए का मत का मूल्य निकालेंगे तो उसमें जनसंख्या का आधार वर्ष लेंगे 1971 में किस राज्य में कितनी जनसंख्या थी उसी के आधार पर उस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है 129 और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किस राज्य का मत मूल्य राजस्थान के अलावा किस राज्य का मत मूल्य 129 है, तो वो होगा हमारा छत्तीसगढ़। और सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक विधायक का मत मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में किस राज्य से होता है, तो वो होगा यूपी का कितना 208। यूपी के एक विधायक का मत मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में 208 होता है। सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं उनका मत मूल्य अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग है और उस राज्य की जनसंख्या भी अलग अलग है। राजस्थान में अलग है तो यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, एमपी में अलग है, झारखंड में अलग है। ये दो कारण बनते हैं विधायकों की मत मूल्य अलग अलग आने का, जनसंख्या का अलग होना और विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अलग होना। इसके बाद में हम निकालते हैं एक सांसद का मत मूल्य। ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? सभी राज्यों के एमएलए से कुल मत मूल्य निकालेंगे हम, उसके बाद में संसद में जो निर्वाचित सदस्य संख्या है उसका भाग दे देंगे और इस प्रकार से हम एक सांसद का मत मूल्य निकालेंगे, वो होगा 708। और सांसद कहीं का भी हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, सभी राज्यों के सांसदों का मत मूल्य समान होगा। कितना होगा? वर्तमान में 708 है और आगे जब फिर से जनसंख्या जो जनगणना होगी उसके बाद में ये बदल भी सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 708 ही है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। अब तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा आंसर 6 महिलाओं ने अब तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। नाम आपके सामने श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी, श्रीमती मनोहर होलकर, श्रीमती फूलचंद कौर, श्रीमती लक्ष्मी सहगल और श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती मीरा कुमार लास्ट में थी, रामनाथ कोविंद जी के सामने हारी थी और प्रतिभा पाटिल थी। और ये इन 6 महिलाओं से प्रतिभा पाटिल ही एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। बाकी 5 अन्य महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीता। एकमात्र महिला प्रतिभा पाटिल थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद की सुनवाई कौन करेगा? उस विवाद की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और इस विषय में राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा वो निर्णय अंतिम होता है। उस निर्णय को हम कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव की शिकायत कौन कर सकता है? केवल 2 प्रकार के व्यक्ति ही राष्ट्रपति चुनाव की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कौन होते हैं 2 व्यक्ति? एक व्यक्ति वो होगा जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, वो व्यक्ति
राष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, जिस आधार पर भी उसको देना हो उस आधार पर। इसके अलावा निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, चुनौती कब तक दे सकते हैं? चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर। 1 महीना नहीं करना है, 30 दिन करना है। 30 दिन जिस दिन हो रहे हो उससे पहले पहले राष्ट्रपति चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? शिकायत होने के बाद में, याचिका लगने के बाद में 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ गठित की जाती है। संवैधानिक पीठ किसे बोलते हैं? किसी भी विवाद को सुनने के लिए जब 5 या 5 से अधिक जजों के पैनल बनाया जाता है, पीठ बनाई जाती है, तो उस पीठ को हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। जब इस संवैधानिक पीठ के पास में राष्ट्रपति का चुनाव के विवाद का विषय जाएगा, तब ये पीठ क्या करेगी? ये पीठ क्या कर सकती है? एक तो उस याचिका को खारिज कर सकती है, दूसरा चुनाव को खारिज कर सकती है, और तीसरा अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकती है। ये 3 प्रकार के निर्णय, इन तीनों में से किसी प्रकार निर्णय वो संवैधानिक पीठ यानी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ठीक है, और इस फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, ये हमने देख लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ, जो कि अनुच्छेद 60 में दी गई है, और शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है, अनुपस्थित है, या फिर उसका पद रिक्त है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। और राष्ट्रपति शपथ किस बात की लेते हैं? तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति शपथ में 3 शब्द अनिवार्य रूप से आते हैं। कौन कौन से? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। इनका मीनिंग क्या होता है? परिरक्षण का अर्थ होता है संविधान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। संरक्षण, संविधान, राष्ट्रपति शपथ लेता है कि संविधान के ऊपर होने वाले हर आक्रमण का मैं मुकाबला करूंगा, हर आक्रमण से संविधान को बचाकर रखूंगा। प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण का मीनिंग होगा संविधान के ऊपर हो रहे बाह्य आक्रमणों से संविधान की रक्षा करूंगा और संविधान को इतना मजबूत बनाऊंगा कि वो बाह्य आक्रमणों का सामना कर सके। तो शपथ के अंदर ये 3 शब्द अनिवार्य रूप से आते हैं। एच.वी. कामत के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप में ईश्वर शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो शपथ में क्या बोलते हैं राष्ट्रपति जी। मैं अमुक, अमुक यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा है वो अपना नाम बोलेगा, और यदि वो ईश्वर में आस्था रखता है, आस्तिक है, किसी धर्म विशेष में आस्था रखता है, तो वो ईश्वर की शपथ ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह सकता है कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ। या फिर वो आस्तिक नहीं है, किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, तो वो बोल सकता है मैं अमुक व्यक्ति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ या फिर शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप है, जो कि अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं राष्ट्रपति पर चलने वाली महाभियोग प्रक्रिया। यहाँ पर देख लेते हैं, फिर आगे इसको थोड़ा समझेंगे। ये तो साथ साथ मिल गया, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया। ये आपको यहाँ पर समझ में शायद नहीं आए। यहाँ समझ में आएगा, यहाँ से मैं आपको करवा देता हूँ इसको। यहाँ से आप इसको देख सकते हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं पहले। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है, और कितना होता है? 5 वर्ष का। कब से गिना जाता है 5 वर्ष का समय? जब वो पद ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि जब वो शपथ ले लेते हैं, तब से 5 वर्ष का समय गिना जाता है। और इससे पहले भी यदि राष्ट्रपति अपना पद रिक्त करना चाहिए, पद को छोड़ना चाहिए, तो वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम से ही अपना इस्तीफा देगा, अन्य किसी नाम से नहीं। तो उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो या नहीं हो, राष्ट्रपति को यदि त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हुए ही अपना त्यागपत्र देते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता का प्रावधान करता है, यानी कि जो व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर है वो व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, वो सारी योग्यताएं पूरी करते हुए जो कि अनुच्छेद 58 में दी गई है। ठीक है, भारत में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा। चाहे जितनी बार वो चुनाव जीत सकता है उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति बन पाए, उसके बाद में एक व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति बना है। हालांकि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो पुनः राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, संविधान में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि वो नहीं बने। इसके अलावा अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों का प्रावधान करता है। शर्तें लागू कब होती है, ध्यान में रखना। अनुच्छेद 58 में हमने देखी योग्यता है और 59 में शर्तें। योग्यताएं लागू होती है पद ग्रहण करने से पूर्व। हमने जो पद ग्रहण किया उससे पूर्व हमारे अंदर उस पद की योग्यता है या नहीं है, तो पद ग्रहण करने से पूर्व योग्यताएं लागू होती है और शर्तें पद ग्रहण करने के बाद में लागू होती है, ये ध्यान में रखना है। शर्तें क्या क्या है, राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अन्य और यदि कोई ऐसे सदस्य जो संसद का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है और यदि वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसको राष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही तुरंत अपने उस पद से इस्तीफा देना होगा, या फिर ऐसा माना जाएगा कि उसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही अपने पीछे वाले पद को छोड़ दिया है। इसके अलावा अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास प्राप्त होगा और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। उसकी पदावधि के दौरान, कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। वृद्धि की जा सकती है लेकिन कमी नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। महाभियोग शब्द का एक अन्य नाम प्राभियोग भी मिलता है, प्राभियोग। अनुच्छेद 56 और 61 दोनों में महाभियोग शब्द का उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 56 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है कार्यकाल से पूर्व, और प्रक्रिया क्या होगी हटाने की उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में। ठीक है, 56 में कहा गया है कि हटाया जाएगा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, और प्रक्रिया क्या होगी उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाभियोग चलाने का आधार क्या होता है, संविधान का उल्लंघन करना। संविधान का उल्लंघन कैसे होगा कैसे नहीं होगा इस बात का भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, राष्ट्रपति के अनुसार संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया है। जैसे अनुच्छेद 74 इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। और यदि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को नहीं मानते हैं तो इसी कंडीशन में यही माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का पालन नहीं किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, और इस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए। ये भी ध्यान में रखना है कि भारत में अब तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसको संसद में आराम से पारित करवाना संभव नहीं हो पाता है। प्रस्ताव, राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग संबंधी प्रस्ताव हम लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ला सकते हैं। जैसे यदि हम लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा में हम लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से उस प्रस्ताव को लेकर आएंगे। यानी जो महाभियोग संबंधी प्रस्ताव हम लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के 543 में से 101/4 मेंबर उसका समर्थन करेंगे, तभी हम लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। और जब लोकसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो उसके बाद में वो राज्यसभा में
जाता है। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर लोकसभा में महाभियोग के ऊपर बहस होनी है, चर्चा होनी है। जिस दिन चर्चा होनी है उस दिन से या फिर उस दिन से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित में सूचना दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि लोकसभा में आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है और ये आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये सूची इस प्रकार से आरोपों की है और आप लोकसभा में संबंधित सदन में उपस्थित होकर अपना मत रख सकते हो। तो इसी कंडीशन में राष्ट्रपति को ये राइट होता है कि राष्ट्रपति स्वयं सदन में आकर या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रख सकते हैं। एक बात ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति का पद मत रखने के लिए, राष्ट्रपति का पक्ष रखने के लिए सदन में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो भारत सरकार का अधिकारी होता है और भारत सरकार का अधिकारी होने के नाते वो वहाँ पर नहीं जा सकता। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पक्ष रखने के लिए संबंधित सदन में जा सकता है। ठीक है, जैसे लोकसभा से वो 2/3 से पास होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उस पर चर्चा करती है, जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करती है और यदि राज्यसभा भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद से हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, किसी भी सदन में महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस भी सदन में ला रहे हो उस सदन के 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है और वहाँ से वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यही प्रक्रिया यहाँ होगी और यही प्रक्रिया इधर होगी। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें संसद एक न्यायपालिका का रूप धारण कर लेती है, इसलिए ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बन जाती है। संसद का काम कानून निर्माण करने का है, जबकि वो न्यायपालिका कार्य करने लगती है। इस कारण से महाभियोग को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। और इसके बाद में नोट करके 2-4 बिंदु आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? महाभियोग द्वारा हटाए गए राष्ट्रपति को वो सब सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है जो कि एक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। ठीक है, और महाभियोग के संदर्भ में संसद की संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती है। महाभियोग की इस प्रक्रिया में विधायक भाग नहीं लेते हैं, ध्यान में रखना है। और महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को वो सब शक्तियां प्राप्त रहती हैं, सभी शक्तियां प्राप्त रहती है जब तक उसके खिलाफ महाभियोग चल रहा है, महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, वो पारित नहीं हो जाता दोनों सदनों से, तब तक राष्ट्रपति को अपनी पूरी शक्तियां प्राप्त रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन आज का मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। इससे आगे का मैटर हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मुझे आपकी सपोर्ट की अति आवश्यकता है, तभी मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि मोटिवेशन की आवश्यकता सभी को प्राप्त होती है, टीचर्स को भी और सामने जो पढ़ने वाले हैं उनको भी। तो यदि आप वीडियो को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, तो उससे मेरे को भी अच्छा लगता है और मेरे को मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे कि मैं वीडियो और बनाकर अपलोड कर सकूं। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।